हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे और उसका सबसे पहला वर्णमाला को समझेंगे। वर्णमाला, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। यहाँ पर आपने परिभाषा लिखा था कि वर्ण ध्वनि के उस छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण ध्वनि, आपके जब मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से जो आवाज़ आती है, जो ध्वनि होती है, वो उसकी जो छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अक्षर, यहाँ पर देखिए वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। जैसे अ एक अक्षर है, इसको और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उ, इसे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जिसे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह आपका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, अक्षर कहलाता है। यही अक्षर आपस में जुड़ के एक शब्द बनते हैं, जैसे अ, ज, य। यहाँ पर ये तीनों जुड़कर क्या हो गए? एक शब्द बन गए, अजय। तो ये एक शब्द कहलाता है। आज बहुत सारे शब्द आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? वाक्य। जैसे अजय पाठशाला जाता है, तो अजय पाठशाला जाता है, ये आपका एक वाक्य हो गया। तो वर्ण का अर्थ होता है जिसको और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, इस वाक्य को आप टुकड़े कर सकते हैं, मतलब शब्द, अलग अलग शब्द कर सकते हैं। इस शब्द को भी हम टुकड़े कर सकते हैं, अक्षरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे अक्षर को और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। यही अक्षर वर्ण ही आपका वर्ण है। आगे देखिए, क्योंकि आप बहुत सारे अक्षर पढ़ते हैं तो उस बहुत सारे अक्षरों का संग्रह ही आपका माला कहलाता है। जिस प्रकार एक एक फूल मिलकर एक माला बन जाते हैं, उसी प्रकार एक एक अक्षर मिलकर यहाँ पर माला बन गया है, इसलिए इसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वर होता है वो 13 होते हैं और दूसरा होता है व्यंजन, और ये 33 होते हैं। सबसे पहले हम स्वर को समझ लेते हैं। स्वर का जो अर्थ होता है, जिसमें आपने परिभाषित किया है कि जिसका उच्चारण करने में, स्वर का अर्थ होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, जो स्वर होता है जैसे कि अ, क्या हम अ को और अधिक टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? स्वर हो गया, जिसमें और कोई अक्षर जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन व्यंजन जो होता है आपका, वो जैसे क, ये जो क है इसमें क हलंत प्लस अ, तो ये अ स्वर जुड़ा हुआ है, वो व्यंजन कहलाता है। स्वर और व्यंजन में आप अंतर समझ लीजिए। स्वर जो स्वतः ही उच्चारण होता है, जिसको किसी और चीज़ की आवश्यकता और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन वह वर्ण होता है जिसको स्वर की आवश्यकता होती है, जिसको उच्चारित करने के लिए। आप खुद उच्चारण करेंगे, देखिए क जब उच्चारण करेंगे तो क के साथ अ की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसलिए इसे व्यंजन कहेंगे, क्योंकि इसमें स्वर है। उसी प्रकार स्वर जो है अ के साथ क्या कुछ और वर्ण सुनाई दे रहा है? वह स्वतः ही उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्वर कहलाएगा, जिसको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, स्वर आपके 13 बताए गए हैं, और ये जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। 3 मतलब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। पहले आप इन दोनों को समझ लीजिए। ह्रस्व मतलब छोटा, तो जिनका उच्चारण करने में आपको कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे। आप खुद उच्चारित करके देखिए। यहाँ पर देखिए, ये अ, ई, उ, रे, ली, देखिए आपको बहुत कम समय लगेगा उसको उच्चारित करने में। और ये 5 होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, इसमें कम समय लगता है। और उसी प्रकार दीर्घ स्वर, जिसका मतलब होता है बड़ा, जिसको उच्चारण करने में दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, और ये 8 होते हैं। आप एक बार फिर से उच्चारित करके देखिए, आ, ई, उ,
आप देखिए आपके ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगा, डबल समय लगा, दुगना समय लगा, इसलिए ये दीर्घ है। और यहाँ पर देखिए री, यहाँ पर री, उसमें भी आपका री आया था, यहाँ भी आपका री आया था, पर ये क्या था, ह्रस्व था। अब यहाँ पर जो री है ये दीर्घ है, मतलब इस री के ऊपर ध्यान दीजिए और एक री की मात्रा लगी है, तो ये दीर्घ है। तो याद रहेगा दीर्घ स्वर आपके 8 होते हैं और ह्रस्व स्वर 5। तो 5 और 8 मिलकर कितने हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसका उच्चारण करने में हमको 3 गुना समय लगता है। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इसको एक बार अपने नॉलेज में डाल लीजिए, क्योंकि इसको उच्चारित करने में ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि आप ओम करते हैं, है ना, ओम लिखेंगे तो यहाँ पर अब उच्चारण भी जब करते हैं तो ओम मतलब आप यहाँ पर खींच रहे हैं, उसके बाद माँ बोल रहे हैं, तो ओम को आप खींच रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, ये हिंदी का 3 है। तो जहाँ पर 3 मात्रा का समय लगा, जहाँ पर आपको दोनों स्वरों से ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे ओम उच्चारित करके देखिए, आपको यहाँ ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर है। अगला आपका देखिए आपका व्यंजन। व्यंजन जिसमें आपको बताया गया था 33 होते हैं, और व्यंजन का भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, व्यंजन वे शब्द हैं जिनको उच्चारित करने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर में हमको उच्चारित करने के लिए कोई दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। बस दोनों में यही अंतर है। आप यहाँ देखेंगे ये जो व्यंजन है ये भी आपके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म 4 होते हैं। तो आप टोटल करिए, ये आपके 33 होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन कहा गया है इन सबको, इसका साइंटिफिक रीज़न देखिए आप। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, तो ये जो आपके जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपके मुंह से टच होते हुए निकल रहे हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें हर सेक्शन में 5 अक्षर हैं। आप देखिए 5 अक्षर दिए गए हैं हर सेक्शन में। ठीक है। और ये किसी न किसी स्थान को टच करते हुए निकल रहे हैं। तो ये जो 5 का सेक्शन बना हुआ है, 5 का ग्रुप बना हुआ है, इसके अपना एक उच्चारण करने का स्थान है। जैसे कि स्पर्श में कहा गया है कि ये क च, यहाँ पर इसको याद कैसे करते हैं, कुचु टुतु पु। बस ये याद करने से आपका ये पूरा याद हो जाता है। कुचु टुतु पु मतलब कुचु मैंने कु मतलब क वाला वर्ग जिसमें 5 आपके अक्षर हैं। उसी प्रकार हर वर्ग में आप देखेंगे 5 अक्षर हैं। ठीक है। क वर्ग में क ख ग घ ड़, च में च छ ज झ ञ, ट में ट ठ ड ढ न, त में त थ द ध न, प में प फ ब भ म। अब यहाँ पर देखिए इनका अपना एक स्थान है। जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ अड़ा, है ना, ये आपका उच्चारण स्थान क्या बता रहा है, कंठ। यहाँ पर देखिए ये आपका कंठ, ये आपका कंठ है। आप जब उसको उच्चारण करते हैं तो अपने फिंगर को उस कंठ में रखिए और उच्चारण करके देखिए, वहाँ पर कंपन होती है, क ख ग घ ड़। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है। ये जो आपका है क ख ग घ अड़ा, ये आपके कंठ से निकलते हैं। उसी प्रकार च वर्ग देखिए, च छ ज झ इया, ये जो है आपका तालु बताया गया है। तो यहाँ देखिए आपके जो मुंह है, मुंह में टीथ के थोड़े से ऊपर में ही आपका टंग टच हो रहा है। आप खुद उच्चारित करके देखिए, च छ ज झ इया। तो आपका जो टंग है वो दांत के जस्ट थोड़े से ऊपर में टच हो रहा है, वो स्थान आपका तालु है। ठीक है। फिर अगला देखिए आपका ट वर्ग है, ट ठ ड ढ न। आप इसको उच्चारित करके देखिए, ये मूर्धा स्थान है, मतलब मूर्धा का पोर्शन ये है, मतलब आपके बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ से आपकी जीभ टच होते हुए निकल रही है। ट ठ ड ढ न, ऊपर टच हुई है।
तो इस ऊपर को आप मूर्धा को आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, तालु से नहीं निकाल सकते, वहाँ टच करके निकाल के देखिए, आपका नहीं निकलेगा। उसी प्रकार आपका त वर्ग में त थ द ध न, इसको दंत का स्थान दिया गया है क्योंकि इसमें आपके जो जिह्वा हैं वो दांत से टच करते हुए निकल रहे हैं। उच्चारित खुद कीजिए, पता चल जाएगा। त थ द ध न, ये सब दांत में टच हो रहे हैं। क्या आप त थ द ध न को क्या मूर्धा से निकाल सकते हैं? वहाँ पर जीभ टच करके निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। उसी प्रकार अगला है आपका प वर्ग, प फ ब भ म, इसे ओष्ठ का जगह बताया गया है। ओष्ठ मतलब आपके होठ। आप देखिए जब प फ ब भ म उच्चारित करेंगे तो आपके होठ टच हो रहे हैं, तो उसको आप दंत से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो वही देखिए ये 5 जो वर्ग है सबका अपना स्थान है। हम इसको किसी दूसरी जगह पे रख के हम उसको उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ख को आप यहाँ नहीं रख सकते, थ की जगह पे, थ को ख की जगह पे नहीं रख सकते हैं। सबका अपना अपना वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइंटिफिक रीज़न आपको समझ में आया कि क्यों हम कहीं भी कुछ भी उठा के नहीं रख सकते। अगला देखिए, आप नोटिस कीजिए यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है, 5वां वर्ण क्या है आपका? अणा या ण न म। जब इसको आप उच्चारित करेंगे तो आपका नाक यूज़ हो रहा है, तो ये नासिका वर्ण भी कहते हैं इसे, ठीक है। अगला देखिए अंतस्थ। अंतस्थ ये 4 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं य र ल व। जब आप इसको उच्चारित करेंगे तो आप देखिएगा आपकी जो ध्वनि है, आपकी जो आवाज़ है वो आपके सीने में वहाँ पर ही निकल रही है, वहीं ख़त्म हो जा रही है। आप फिर से कोशिश करके देखिए य र ल व, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर अंदर हुई है और अंदर अंदर ख़त्म हो गई। तो ये अंतस्थ होता है, जो अंदर ही रहती है। तीसरा है आपका उष्म। उष्म का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। ये 4 होते हैं। ये श श श ह। जब आप इसको उच्चारित करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो घर्षण करते हुए निकलती है। तो इससे जब घर्षण होता है तो आपके सांसों में एक गर्मी पैदा होती है, एक गर्म सा फील होता है, इसलिए वो उष्म है। तो श श श ह है जो आप अंतस्थ करके नहीं निकाल सकते, उष्म को उष्म की जगह पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपका देखिए संयुक्त अक्षर। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं, जैसे कि छ। छ में क्या क्या अक्षर छुपा हुआ है? क, श और अ। ये तीनों अक्षर मिलकर क्या होते हैं? छ होते हैं, ठीक। उसी प्रकार त्र में त, र और अ, ये जुड़कर आपके त्र होते हैं। उसी प्रकार ज्ञा, ज, या, अ, ये मिलके ज्ञा होते हैं। क्र में देखिए क्र, जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या पहले सुनाई दे रहा है? पहले क सुनाई दे रहा है, फिर र सुनाई दे रहा है, इसलिए क को पहले अलग करेंगे, फिर र को अलग करेंगे और उसके बाद अ लिखेंगे। अ इसलिए लिखना है क्योंकि ये क्या है? आपके व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वर के साथ ही कंप्लीट होता है। फिर श्र। श्र में क्या होगा? श। श्र में जब उच्चारित करेंगे तो आपको श पहले सुनाई दे रहा है और र बाद में सुनाई दे रहा है, तो श पहले होगा, फिर उसके बाद र होगा। इसी प्रकार आगे आप देखिए वर्ण विच्छेद। इस वर्ण विच्छेद को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपके जो शुरुआत के जो 3 लेसन हैं संस्कृत के, वो वर्ण विच्छेद का एक्सरसाइज दिया गया है, इसको आप अच्छे से समझ लें। वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेद करना, जैसे कि यहाँ पर देखिए कमल, कमल एक शब्द दिया है, इसको हम विच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए और एक ध्यान से देखिए, क म ल तीनों ही व्यंजन है। क व्यंजन है। क को हम जब अलग करते हैं तो क हलंत हो जाएगा और अ हो जाएगा, ठीक है। आप ये हलंत को लगाएंगे ही। अब बिना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हलंत बिना लगाए ही अ को अलग कर देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि हलंत मान लो यहाँ नहीं लगाया और अ लिख रहे हैं, तो क में तो पहले से ही अ जुड़ा हुआ है, फिर आपने और अ जोड़ दिया तो वो आपका का बन गया, ठीक है। तो इसमें क में आ की मात्रा हो जाएगी, तो इसलिए आपको हलंत लगाना है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सोचिए कि किसी वृक्ष में के नीचे आप खड़े हैं
और वहाँ पर कोई टहनी गिरी हुई है, उसी वृक्ष की टहनी नीचे गिरी हुई है। तो क्या आप वृक्ष को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि ये टहनी किधर से गिरी है, कहाँ पर थी पहले ये टहनी? कैसे समझ में आएगा कि उस जगह से आपको टूटा हुआ दिखेगा, वहाँ पर आपका चिन्ह दिखेगा, उस टहनी की टूटी हुई चिन्ह दिखेगी। तो उससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो टहनी है इसी जगह से टूटी हुई है। तो उसी प्रकार ये भी याद रखेंगे, जब हम क में अ को अलग कर रहे हैं तो यहाँ से जब अलग हो रहा है तो वो अपनी छाप छोड़ता हुआ अलग हो रहा है। तो यहाँ से उसको बताना पड़ेगा हलंत लगा के कि हाँ, ये यहाँ से टूट गया है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। बिना हलंत लगाए आप अलग नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार म का जब अलग होगा तो म हलंत के साथ आ अलग हो जाएगा, ल के साथ ल के अलग हो जाएगा। तो ये बन गया आपका कमल बन गया। उसी प्रकार नगर भी उसी प्रकार होगा। मात्रा में देखिए, ये जो त्र है आपका संयुक्त अक्षर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और म में देखिए कौन सी मात्रा दिख रही है, आ की मात्रा दिख रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, म हलंत के साथ आ अलग करना पड़ेगा। ये आपका स्वर है ना, ठीक है। तो म के साथ आ अलग हो गया तो म में आ की मात्रा। फिर आपका त्र के लिए क्या था, पहले त सुनाई देता है फिर र सुनाई देता है, तो पहले त हलंत हो जाएगा फिर र हलंत होगा, उसके बाद आ की मात्रा, चूँकि आ की मात्रा दिया है इसलिए आ की मात्रा अलग हो जाएगा। उसी प्रकार कक्षा में भी देखिए, यहाँ पर क्ष है जो आपका क्या है, संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क को अलग करते हैं। क को अलग करेंगे तो क हलंत के साथ आ हो जाएगा। और छ आपका क्या है, संयुक्त अक्षर है, इसलिए ये क्या होगा, क और श है ना, क हलंत प्लस श हलंत इज इक्वल टू प्लस अ, तो आपका क्या बनता है, ये छ बन गया है ना, छ का आ की मात्रा। उसी प्रकार पुस्तकम में यहाँ देखिए ये स आपका क्या है, आधा दिया है, मतलब यहाँ पर आपका स्वर नहीं है। ठीक है, जब आप ये स को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर स, पहले प को किया, प हलंत प्लस छोटा ऊ दिया है तो आपने छोटा ऊ लिखा, ऊ लिखा। स के साथ कुछ भी नहीं, ये आधा है, इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए आप क्या करेंगे, स हलंत के बाद कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी में लिखेंगे त हलंत के साथ अ करेंगे, क्योंकि त पूरा दिया है, क भी पूरा दिया है, क हलंत के साथ अ करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए म हलंत दिया है, ठीक है, मतलब ये आधा है, तो यहाँ म हलंत करेंगे, इसके साथ फिर अ नहीं जोड़ देंगे। ठीक, उसी प्रकार कलिका में भी यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा दी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे, हम अक्षरों को पहले लिखते हैं और उसके बाद हम मात्राएं जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क किया, क हलंत प्लस अ हो गया। ल में हमको छोटी की मात्रा दिख रही है, तो ये छोटी की मात्रा पहले दिख रही, तो आप पहले ई लिख दोगे, ऐसा नहीं, आपको ल पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ई लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसे क हलंत के साथ आ हो जाएगा। तो ये आपका, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को दोबारा चला के देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद वाले वीडियो में भी आपको जो ग्रामर बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए, ताकि आपको संस्कृत में जब एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको दिक्कतें ना आए। और आगे के वीडियो में भी मैंने क्या क्या याद करना है ये मैंने अच्छे से पॉइंट आउट कर दिया है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को देख कर आप समझने की कोशिश कीजिए।